Hello, my dear children. A warm welcome from the whole Lakshya team. आज मैं डॉक्टर ऋतु आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। और ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए हैं? ये एनसीईआरटी की तरफ से ही इशूड एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट है, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसके ये क्वेश्चंस हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि एनसीईआरटी की तरफ से इशूड हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए जरूर करने चाहिए। इसीलिए मैं इनका आपको एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देने वाली हूँ, और उसके साथ आई होप आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर की बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, on undergoing complete combustion in an adequate supply of oxygen, an organic compound produces only carbon dioxide and water vapor as the product. Based upon this information, which of the following homologous series could the compound belong to? It belongs to alkanes, alcohols, aldehydes. Choice 1 बनेगी P, choice 2 only P or Q, choice 3 is only Q or R, and fourth is any of the above P, Q, R. राइट? तो पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पे अपना आंसर सोचिए और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर चूज कर लिया है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है इसके अंदर कि एक आपके पास कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है इन एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है ऑक्सीजन की कमी नहीं है, राइट? ऑक्सीजन की कमी नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर पहली बात ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी होती है तो हमेशा याद रखना इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, उस केस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। मैं आपको साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। तो अब हमारे पास जब भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और उसकी कंप्लीट कंबस्टन होगी तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है। तो एल्केन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्कोहल्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एल्डिहाइड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनमें सब में अगर आप कॉम्पोजिशन देखोगे तो एल्केन्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, एल्कोहल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, एल्डिहाइड में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो अगर आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आपको हमेशा जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है, तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अगर कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, आपने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? एक कार्बन और ऑक्सीजन वाला प्रोडक्ट और एक आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रोडक्ट। वन आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, दूसरा आपको वाटर मिलेगा। ठीक है, बस उसके बाद आपको सिंपली जो भी एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड गिवन है आपको उसको रिएक्शन को कंप्लीटली लिख के और उसको बैलेंस कर देना है। So the correct answer over here is going to be choice number 4. ठीक है, I hope this is clear. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। So second question is, a compound with which of the following functional groups is most likely to cause decomposition of baking soda to produce carbon dioxide? With the functional group OH, with the functional group CHO, with the functional group CO, or with the functional group COOH? So your choices are going to be P, Q, R and S. तो अगेन पहले आप खुद इसको वीडियो को यही पॉज करके पहले अपना आंसर सोचो और फिर उसके बाद ही मेरे साथ इसको डिस्कस करो और अपना कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करो। सो आई होप आप लोगों ने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अब इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? उसमें हमसे पूछा कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक एल्कोहल हो सकता है, OH फंक्शनल ग्रुप, वो एक एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है CHO, वो एक कीटोन हो सकता है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है CO।
तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या फर्क होता है? एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन कार्बन पे प्रेजेंट होता है, जहां पे एक साइड पे आपके पास एक कार्बन की चेन हो सकती है और दूसरी साइड पे हमेशा एक H है। और कीटोन में क्या होगा? अगेन आपके पास CO है, यहाँ पे भी CO है, यहाँ पे भी CO है, बस इसमें दोनों साइड पे कार्बन होना जरूरी है। और एक एल्डिहाइड में आपके पास एक टर्मिनल पोजीशन का कार्बन चाहिए, या लास्ट पे होगा या फर्स्ट पे होगा, और उसमें एक साइड पे हाइड्रोजन होगा ही होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और लास्ट वाला हमारे पास क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड विद द फंक्शनल ग्रुप COOH। ठीक है, तो पहले हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स रिवाइज हो गए। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो कि बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें अगेन आपको क्या इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि बेकिंग सोडा क्या होता है। आई होप सबको मालूम है बेकिंग सोडा क्या है। वेल, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सो सोडियम बाइकार्बोनेट एक कैसा सॉल्ट है? आप लोगों ने इसको पढ़ा है एसिड बेसिस सॉल्ट्स के चैप्टर में कि सोडियम बाइकार्बोनेट किस तरीके का सॉल्ट है। एक एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, या न्यूट्रल सॉल्ट है? तो ये एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों बेसिक सॉल्ट है? क्योंकि this is made of a strong base NaOH and a weak acid bicarbonic acid। ठीक है, NaOH और H2CO3 से बनाए जाने वाला सॉल्ट है ये एक बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट मतलब एक बेस की तरह एक्ट करेगा। तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? वेल, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हम यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, तो वेल अब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास? CH3COO Na, ये वाला और ये, और बाकी क्या बनेगा? H और CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। जब भी आपके पास रिएक्शन में इस तरीके से कार्बोनिक एसिड बने तो हमेशा याद रखना कि कार्बोनिक एसिड एक बहुत ही अनस्टेबल एसिड है, हमेशा टूट के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, सो ये वाला रिएक्शन आई होप आप लोगों को समझ में आया कि हमारा कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि बेकिंग सोडा को डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो वेल, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है तो हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एक एसिड के साथ करवाएंगे। ठीक है, सो चॉइस क्या बनेगी? वेल, द चॉइस इज गोइंग टू बी एस चॉइस। ठीक है, सो दिस विल बी द लास्ट। सो चलिए मूव करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। 1 mole of ethene and 1 mole of ethyne are separately made to completely undergo addition reaction to form the respective saturated compound. Which of the following will be different for the two reactions? P, the number of moles of the saturated compound formed. Q, the number of moles of hydrogen consumed. The choice is only P, only Q, both P and Q, neither P or Q. तो वेल, अब इसका आंसर क्या होगा? अगेन सोचो। ऑल राइट, आई होप आप लोगों ने सोच लिया। तो यहाँ पे हमारे की पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले आपको इथीन और इथाइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या है। सो इथीन इज C2H4। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। और इथाइन क्या है? इथाइन मैं नीचे यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज C2H2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इथीन और इथाइन का फॉर्मूला हो गया। अब इसका आपको एडिशन रिएक्शन कराना है। दोनों ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं और एडिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज गिवन बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको एक मॉलिक्यूल का एडिशन कराना है। एडिशन कैसे होगा? एक बॉन्ड टूटेगा और उसकी जगह पे कंपाउंड ऐड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड है तो आपको किसके साथ रिएक्शन कराना है? आपको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है। जहां पे एक डबल बॉन्ड है
राइट। तो जब इस बॉन्ड को आप तोड़ोगे और इसकी जगह पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा और ये सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इथाइन की बात करते हैं तो जब अब आप एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड करोगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, ये मान लो ये बॉन्ड टूटा और उसकी जगह पे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग गया। अभी भी ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है, अभी भी ये इथीन ही बना है। अब इसके अंदर आप अगेन एक बॉन्ड तोड़ोगे और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन ऐड करोगे, तो इसका मतलब है इथाइन को एक सैचुरेटेड कंपाउंड इथेन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 मोल्स हाइड्रोजन के चाहिए, जबकि इथीन के अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक ही मोल हाइड्रोजन का चाहिए। और दोनों ही केस में इथेन बनेगा, दैट इज C2H6, और दोनों ही केस में 1 मोल इथेन का बनेगा, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिफरेंट फॉर द 2 रिएक्शंस? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। 1 मोल इथीन या 1 मोल इथाइन के लिए 1 ही मोल इथेन का बनेगा, बट इथीन के लिए आपको 1 मोल हाइड्रोजन का चाहिए और इथाइन के लिए आपको 2 मोल हाइड्रोजन के चाहिए, right? So Q is going to be different. So the correct answer is going to be choice number 2. ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि एडिशन रिएक्शन में क्या करना है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए आपको एक और चीज याद रखनी है कि निकल या पैलेडियम यहाँ पे एक कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में ये काम आता है, एंड दैट कन्वर्ट्स इट इनटू वेजिटेबल घी। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So next question is, 2 statements are given, one labeled assertion A and the other labeled reason R. Read the statements carefully and choose the option that correctly describes statement A and R. Assertion A is that vegetable oils are healthier than animal fats. Reason R, vegetable oils generally have long unsaturated carbon chains while animal fats have saturated carbon chains. तो पहली चॉइस है कि both assertion and reason are true and R is the correct explanation for A. Second choice, both A and R are true but R is not the correct explanation for A. Third choice, A is true, R is false, and fourth is A is false and R is true. So well, ये अगेन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के साथ एक लिंक्ड क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बोला था कि एप्लीकेशन क्या है एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन की, तो वो क्या थी कि वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन में काम आता है। तो वेल, सबसे पहले इंपॉर्टेंट असर्शन क्या है कि वेजिटेबल ऑयल्स दे आर हेल्दियर दैन एनिमल फैट्स। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की लाइंस को उठा के असर्शन रीजन बनाया गया है, दिस इज ट्रू, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स दे आर हेल्दियर दैन एनिमल फैट्स। और क्यों हेल्दियर होते हैं? क्योंकि इनके अंदर लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल फैट्स के अंदर सैचुरेटेड कार्बन चेन्स प्रेजेंट होते हैं विच मेक इट अनहेल्दी, ठीक है। सो वेल, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फर्स्ट चॉइस कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। Next question. Alkanes are saturated compounds of carbon and hydrogen that can be represented by the general formula CnH2n plus 2, where n is the number of carbon atoms. An example of such a compound is ethane C2H6. Maya has a compound of carbon and hydrogen whose formula is C3H4. What is true about the type of flame this compound will give on combustion? Draw all the possible straight chain structures of this compound. अभी तक के पहले 4 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो कि आपके पेपर में आएंगे, और ये वाला क्वेश्चन एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। अब इस क्वेश्चन में हमें कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ये भी सीखना है,
ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। अब ये एक कंपाउंड हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, C3H4। तो C3H4 इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बनेगा, C3 है तो अगर हम N को 2N करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 माइनस क्या है 2, तभी 4 आएगा। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, पहली बात। ठीक है, तो आपको अब आई होप ये पता है कि ये जनरल फॉर्मूला किसका होता है, ये जनरल फॉर्मूला किसका होता है, एल्काइंस का। ठीक है, जहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब है पहला क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द टाइप ऑफ फ्लेम दिस कंपाउंड विल गिव ऑन कंबस्शन। तो हमेशा याद रखना कि आपके पास अगर एक सैचुरेटेड कंपाउंड हो और उसके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो, ठीक है, डेफिशिएंट ना हो, बस सफिशिएंट सप्लाई अगर ऑक्सीजन की होगी तो एक सैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा एक ब्लू फ्लेम देगा और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड एक येलो सूटी फ्लेम देगा। ठीक है, तो हमारे पास एल्केन्स क्या देंगे, ब्लू फ्लेम, और एल्कीन और एल्काइन क्या देंगे, एक येलो सूटी फ्लेम, येलो सूटी फ्लेम। अब नेक्स्ट स्लाइड पे यू विल बी एबल टू सी द आंसर ऑल्सो, जो कि आपके इस एनसीईआरटी की तरफ से प्रोवाइडेड है। आई गिव यू दैट ऑल्सो, आप अब वो भी देख पाओगे कि आपको अपना आंसर कैसे लिखना है। पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट उसने पूछा कि इसके सारे पॉसिबल चेन स्ट्रक्चर्स बनाओ, मतलब C3H4 के आपको आइसोमर बनाने हैं कि कौन से पॉसिबल है, स्ट्रेट चेन बनाने हैं। ठीक है, वैसे भी आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे कि C3 है तो 3 कार्बन तक तो कोई और ब्रांचिंग तो हो ही नहीं सकती है, तो 4 से ही ब्रांचिंग शुरू होगी, उससे पहले ब्रांचिंग नहीं शुरू होगी, बट आपको फिर भी इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर सोचने हैं। तो पहला स्ट्रक्चर तो हमको पता है कि C3HN है, तो ये क्या होगा, सॉरी राइट, ये स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। अब आप सोच सकते हो कि दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर आपकी तरफ से ये भी हो सकता है कि आप ऐसा स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, आपको हाइड्रोजन्स अपने कंप्लीट करने हैं, मैंने अपने हाइड्रोजन्स कंप्लीट नहीं किया, यू कैन ड्रॉ दैट। ठीक है, चलो ये भी कर देते हैं। सो ये स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर आप सोच सकते हो कि आप ये बनाना की कोशिश करो कि ये स्ट्रक्चर 2 हो जाएगा, बट यहाँ पे प्लीज डू रिमेंबर कि यहाँ पे आप कार्बन की नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे, तो दिस विल बी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और दूसरा जो आपने स्ट्रक्चर बनाया उसकी नंबरिंग आप यहाँ नहीं शुरू करोगे, आप यहाँ से शुरू करोगे, क्योंकि आपको ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, तो दोनों ही सेम स्ट्रक्चर है। सो ये तो एक ही स्ट्रक्चर हुआ। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को वेरी करके 2 स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपने गलत स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब और भी क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, आप लोगों को सोच है कि कैसा स्ट्रक्चर और बन सकता है। ऑलराइट, अगर आपने सोच लिया तो वेरी गुड, अगर आप नहीं सोच पाए तो डू रिमेंबर कि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, पर दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है कि आप यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड बना दो, क्योंकि आपको अभी अगर फॉर्मूला देखोगे तो ये क्या बनेगा, CH2, तो ये वाला फॉर्मूला भी C3H4 बनेगा। So the molecular formula will be same, the structural formula will be different. So this is a type of isomerism. ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया कि ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट ऑल्सो। ठीक है, सो इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, द कंपाउंड बीइंग अनसैचुरेटेड विद बर्न विद अ सूटी और अ स्मोकी फ्लेम, यहाँ पे एक येलो सूटी फ्लेम आप लिख सकते हो। दिस इज योर 1 मार्क आउट ऑफ द 3 मार्क्स। और दूसरे में आपको 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे, तो दोनों को बनाने के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप एक बनाओगे तो 1 मार्क मिल पाएगा, अगर दोनों गेस कर लिया आपने और आपने समझ के बना दिया तो वेल आपको दोनों मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Bromine water is a reddish solution of bromine in water. When shaken with an unsaturated hydrocarbon, the red color of bromine water disappears because bromine is used up in the addition reaction. ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि ब्रोमीन का एडिशन रिएक्शन अगर एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा तो ब्रोमीन कलर गायब हो जाएगा क्योंकि ब्रोमीन यूज हो गई रिएक्शन के अंदर। अब इसमें गिवन है कोहली has 3 test tubes containing hexane, hexene, hexine respectively. Which of the 3 compounds can be identified using bromine water test? Give a reason for your answer. This is also a 1 mark question. बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आपके पास हेक्सेन है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड, हेक्सीन है एक डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एक हेक्साइन है एक ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो ये दो आपके पास अनसैचुरेटेड है, इनके अंदर जब आप ब्रोमीन डालोगे तो ब्रोमीन का कलर डीकलराइज हो जाएगा। हेक्सेन अकेला सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसका कलर डीकलराइज नहीं होगा, तो आप किसको पहचान पाओगे, आइडेंटिफाई किसको कर पाओगे, आप हेक्सेन को आइडेंटिफाई कर पाओगे, बाकी दोनों को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे इस टेस्ट के थ्रू। इज इट क्लियर टू ऑल? गुड। सो हेक्सेन यू विल गेट 0.5 मार्क्स अगर आपने सिर्फ अकेला हेक्सेन लिखा, और फिर उसके बाद आपने उसका रीजन भी दे दिया, ओनली हेक्सीन विल नॉट डिकलराइज द ब्रोमीन वाटर बिकॉज दिस इज सैचुरेटेड। तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे हेक्सेन विल नॉट डिकलराइज बिकॉज दिस इज सैचुरेटेड, whereas हेक्सीन एंड हेक्साइन both are unsaturated compounds, they will decolorize, we will not be able to differentiate between them. तो आप उस तरीके से लिखना चाहो या आप इतना भी लिखो, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A carbon compound of molecular formula C5H10O contains a ketone functional group. Draw the structure of 3 isomers of this compound having a ketone group. तो आपको सिर्फ कीटोन बनाने हैं, आपको एल्डिहाइड नहीं बनाना है। अगर आपको एल्डिहाइड नहीं बनाना है तो आपको लास्ट वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O नहीं लगाना। ठीक है, तो आपके पास 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आपको इस पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, इस पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे H आ जाएगा तो ये आपके पास एक एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये एक चीज का ध्यान रखते हुए ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स एंड देन यू कैन लुक एट द सॉल्यूशन। चलो आई होप आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया, तो लेट अस सी। तो आपके पास पहला स्ट्रक्चर, आपने 5 कार्बन की चेन बनाई, आपने सेकंड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रखा। ठीक है, आपके पास पहला स्ट्रक्चर। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप दूसरे नहीं तीसरे पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप बना दो, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे बना दो। ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी वो है कि आप इसका एक चेन आइसोमर बनाओ, आप 4 कार्बन की पेरेंट चेन लो और उसके सेकेंड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड रखो और उसके नेक्स्ट पोजीशन पे आप एक CH3 रख सकते हो। ठीक है, आई होप ये पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। आई होप आप लोगों ने भी ड्रॉ किए तो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। अगर नहीं भी कर पाए थे तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया। पहले जितने कार्बन गिवन है उसकी एक लंबी कार्बन चेन बनाओ, और फिर उसके बाद अपना फंक्शनल ग्रुप लगाओ। पहली पोजीशन पे लगाना नहीं था, यहाँ पे लगाना नहीं था, या आप यहाँ पे लगाते या आप यहाँ पे लगाते, तो दोनों ही केस में सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा। इट वुड बी 2 पेंटानोन और पेंटेन 2 ओन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 5 कार्बन की चेन, सेकेंड पोजीशन पे एक कीटोन, सो दिस विल बी पेंटेन 2 ओन। ठीक है, और जहां पे भी आपके पास आपके सेकेंडरी सफिक्स में भी एक वॉवल आ रहा है और यहाँ पे भी एक वॉवल है, तो फिर इसके ई को हम काट देते हैं। पेंटेन 2 ओन, पेंटानोन। ठीक है, सो ये पूरा नाम अगर 2 ना लिखूं तो क्या बनेगा, पेंटेनोन। आपको साथ में यहाँ पे ई नहीं लिखना,
और आपको यहाँ पे एक डैश डाल के 2 पोजीशन आपने कीटोन ग्रुप की बताई, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम पेंटन 3-ओन। और उसके अगले वाले में क्या होगा, इसका नाम भी साथ में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नॉमेनक्लेचर को हमेशा प्रैक्टिस करते जाओ जैसे जैसे आप अपने क्वेश्चन करो। सो दिस विल बी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, क्योंकि आपको अपने फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है, ठीक है। तो 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन पे आप क्या लगाओगे, दैट विल बी ब्यूट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, तो अन, पोजीशन नंबर 2 ऑफ द ओन, ठीक है, तो ब्यूटानोन। अब पोजीशन नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो दैट यू विल बी राइटिंग एज 3 मिथाइल, और अब ब्यूट का बी छोटा हो जाएगा तो 3 मिथाइल ब्यूटानोन, ठीक है। तो मैं आपको जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा सकती हूँ उन क्वेश्चंस के थ्रू, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Ethanol C2H5OH is heated with alkaline potassium permanganate to give the compound X. ये reaction given है. How many carbon atoms will compound X contain? पहला तो यही बताना है। तो पहले ये कौन सी रिएक्शन है, आपके पास एक एल्कोहल है, उसके अंदर आपने अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट डाला, तो अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट यहाँ पे क्या करेगा, इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई बारी आपको कंप्लीट रिएक्शन गिवन हो सकता है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये यहाँ पे अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट क्या कर रहा है, तो अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आप और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते थे अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट की जगह पे, तो वेल आप एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते थे। क्या यूज कर सकते थे, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये आप यूज कर सकते थे। ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। अब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, इथानोल से क्या बनेगा, इथानोल से बनेगा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अब इसके अंदर कितने कार्बन है, आपको पूछा कंपाउंड एक्स क्या है, कंपाउंड एक्स इज एसिटिक एसिड और इथानोइक एसिड। Ethanoic acid is the IUPAC name, acetic acid is the common name for the compound। इसके अंदर कितने कार्बन है, इसके अंदर 2 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट टू रिमेंबर आपके लिए क्या होगा कि जितने कार्बन आपके अल्कोहल है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जब आप उसके अंदर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो, लाइक अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, याद रहेगा। अगर इसकी जगह पे मैं इथानोल की जगह पे प्रोपानोल ले लूं तो आपके पास प्रोपानोइक एसिड बनेगा। जितने कार्बन एल्कोहल में उतने ही कार्बन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कहता है कि कंपाउंड एक्स is now reacted with ethanol in the presence of an acid catalyst to give the compound Y। तो ये कंपाउंड X अपने पास क्या है, इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका रिएक्शन आपको एल्कोहल के साथ कराना है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जैसे कि आप H2SO4 यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे H2SO4 को जब हम यूज करते हैं तो H2SO4 क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा क्या हमारे पास CH3COO C2H5, ठीक है। इथाइल इथानोएट, ये क्या बना, ये एक एस्टर बना, राइट। अब नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप इट कंटेन्स। तो दिस इज एन एस्टर दैट इज फॉर्म्ड। State one characteristic property of the compound. This has a fruity smell. State one use of such a compound. तो इसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज करते हैं, इसको इन परफ्यूम्स भी यूज करते हैं। ये एक 3 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड इज हेल्पिंग यू प्रैक्टिस द होल चैप्टर। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको करने चाहिए।
इंपॉर्टेंस वाइज आपको अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है, बैक एक्सरसाइजेस करना है, जितने आपको एक्टिविटीज गिवन है आपको उन सब एक्टिविटीज के क्वेश्चंस को आंसर मालूम होना चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और अब ये वाले क्वेश्चंस भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है एनसीईआरटी की तरफ से हम इनको कर रहे हैं, सो दिस विल गिव यू द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो 2 कार्बन का एल्कोहल, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, रिएक्शन के बाद एस्टर बनेगा, उसकी एक स्वीट स्मेल होती है, राइट, एंड दिस कैन बी यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड इट कैन बी यूज्ड इन फ्लेवरिंग एजेंट्स, तो यू कैन राइट एनी ऑफ देम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, compounds with the identical molecular formula but different structures are called as structural isomers. In the case of saturated hydrocarbons, what is the minimum number of carbon atoms needed in a molecule for it to have a structural isomer? This is part A. Or part B में draw the structural isomers of the saturated hydrocarbon having the minimum number of carbon atoms mentioned in A. ठीक है, तो ये पहले अगेन आप पॉज करके पहले ट्राई करो सो दैट कि आप फिर उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन देख सको और अपने वाले के साथ मैच कर सको। तो चलो, अगर अब आपने कर लिया तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंटली आपको आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमराइजेशन क्या होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस करना है और हमको बताना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहिए कि एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बने। तो सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। अब अगर आपके पास पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीथेन होगा, ठीक है, अब इसमें तो एक ही कार्बन है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर आपके पास 2 कार्बन हो तो 2 कार्बन के अंदर भी अगेन कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, दोनों की ही कार्बन की चेन बनेगी। अब अगर आप 3 कार्बन कर दोगे तो 3 कार्बन करोगे तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, आप सोचोगे कि चलो इस तरीके से लगा सकते हैं, मगर इस तरीके से भी लगाएंगे तो भी आपकी पेरेंट चेन तो यही रहेगी। तो हमेशा जब भी आपको एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है, आपको पेरेंट चेन की लेंथ को वेरी करना है, तब आपको अपने टर्मिनल कार्बन्स पे लेंथ को शॉर्ट करके कार्बन नहीं लगाना इस तरीके से, ठीक है। ना आप इस कार्बन को यूज कर सकते हो लेंथ शॉर्ट करने के लिए, ना इसको यूज कर सकते हो, तो बीच में तो आपके पास एक ही कार्बन बचा, किसको निकाल के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो व्हाट यू विल रिक्वायर इज कि आप यहाँ पे एक कार्बन और लगाओ। अब जब आप एक कार्बन यहाँ पे और लगाओगे तो 4 कार्बन की चेन आपकी बन गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या बनेगी कि आप 3 कार्बन की चेन ले लो और यहाँ पे एक लगा दो, तो अब आपके पास एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गया। ये आपका एन पेंटेन है, ये आपका एन ब्यूटेन है और ये आपका आइसोब्यूटेन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में मिनिमम कार्बन एटम्स कितने चाहिए टू हैव अ स्ट्रक्चरल आइसोमर, दैट इज गोइंग टू बी 4। अब आपको उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने थे तो वो भी मैंने आपको साथ ही में ड्रॉ करके दे दिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ कार्बन्स लिखे हैं, आपको जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं तो उनके हाइड्रोजन्स को साथ में ही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जब आप अपना सोल्यूशन लिखेंगे तो आप उसको कैसे लिखोगे? वेल, वी रिक्वायर 4 कार्बन्स इन अ मॉलिक्यूल टू हैव अ स्ट्रक्चरल आइसोमर, फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट में जब आप आइसोमर बनाओगे सो दिस विल बी एन ब्यूटेन एंड दिस विल बी आइसोब्यूटेन। और IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से ये सिंपली ब्यूटेन है और ये वाला क्या है, 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये 2 आइसोमर बनेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारे पास एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन X having the general formula CnH2n-2 is hydrogenated in the presence of a catalyst.
State the number of moles of hydrogen required to completely saturate 1 mole of the compound X. The hydrocarbon X contains carbon-carbon single bonds. Apart from the single bonds, state the number and the type of other carbon-carbon bonds that could possibly be present in the compound X. तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सॉल्यूशन फटाफट देखते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारे पास CnH2n-2 है, मतलब कि ये क्या है, ये एक एल्काइन है, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और आपको इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि आपको 2 मोल हाइड्रोजन के चाहिए होंगे। एक बॉन्ड तोड़ोगे उसके लिए 1 मोल हाइड्रोजन का, और दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे तो दूसरा मोल हाइड्रोजन का। सो यू विल रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब द हाइड्रोकार्बन X, तो हमारे पास ये कंपाउंड X था। ठीक है, इसके अंदर उसने पूछा कि सिंगल बॉन्ड्स के अलावा आपके पास कितने तरह के बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के हो सकते हैं। तो अपने पास पॉसिबिलिटी है कि या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो या उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हो। हम पहले भी इसको आइसोमर्स में देख चुके हैं कि क्या बनाना चाहिए जब हमारे पास C3H4 वाला क्वेश्चन था, राइट। सो आइदर यू कैन मेक अ ट्रिपल बॉन्ड और यू कैन हैव 2 कार्बन्स with double bonds in that carbon chain। अब कार्बन का नंबर n है तो कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 वाला ड्रॉ किया तो 5 वाले के अंदर आपके पास 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट डबल बॉन्ड्स हो या 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, shown below the structure formula of 4 carbon compounds। ठीक है, तो आपके पास P है, Q, R, S है। 2 of these compounds are more likely to have similar chemical properties. Identify these 2 compounds. Give a reason for your answer। तो अब आपको पहले देखना है कि इनमें से कौन से 2 compounds ऐसे हैं जो कि सिमिलर हैं। ठीक है, तो अगर आप P देखोगे तो P के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। वेरी गुड। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक OH, मतलब ये एक एल्कोहल है। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। तो दिस इज एन एल्कोहल। तो हमारे पास एक Q है और एक S है जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है। सो दे विल बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, दे विल बी हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, identify which of these compounds are likely to have the same boiling point। justify your answer। तो वेल इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होने के लिए आपको यहाँ पे एक्चुअली में कुछ भी दिख नहीं रहा है कि सिमिलर है, कि इनके मासेस सिमिलर हैं, तो हम सोच सकते हैं कि इनके मॉलिक्यूलर इनके बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर हो। तो वेल इसका आंसर है कि वी डू नॉट फाइंड एनीथिंग सिमिलर, सो none of the compounds will be having the same boiling point। So अब यहाँ पे लिख सकते हो none of them, they are all different chemical substances, they do not have similar molecular masses also कि हम सोचें कि उनके boiling point शायद पास पास में हो, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखता। Alright, moving on to the next question। Heating an alcohol with concentrated sulfuric acid results in the dehydration of the alcohol to give the alkene as shown by the reaction of ethanol to give ethene। ठीक है, तो हमारे पास एक एल्कोहल है, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये एक एल्कीन में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो यहाँ से पानी को बाहर निकालने का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, अगर हम इसको ड्रॉ करें स्ट्रक्चर को, तो आपके पास एक कार्बन होगा जिसपे एक हाइड्रोजन और एक ये वाला OH, बाकी के आप उसकी हाइड्रोजन की वैलेंसीज को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब जब आपने इसमें हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये वाला वाटर मॉलिक्यूल उसमें से बाहर निकल रहा है। सो इट इज रिमूविंग वाटर फ्रॉम द मॉलिक्यूल, सो इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब ये निकलेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये वाली वैलेंसीज इसकी फ्री हुई
और यहाँ पे इसकी जगह पे एक डबल बॉन्ड बन गया, सो इथीन बन गया। अब हमारे को क्वेश्चन क्या गिवन है, हमको आगे क्वेश्चन गिवन है कि प्रमिला heated 2 butanol shown below with concentrated sulfuric acid at the structural formula of all the possible products of the reaction। अब आपको बनाना है कि क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो पहले आप सोचो और फिर आंसर देखो। ऑलराइट, सो अगर अब आपने ड्रॉ कर लिया है तो लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। हाँ जी, तो अब आप सॉल्यूशन देख सकते हो यहाँ पे कि दो पॉसिबिलिटीज है। ये दो पॉसिबिलिटीज कैसे आई, आपके पास 4 कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे एक OH लगा है, ठीक है। तो आप इसके साइड वाले पे कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, बाकी आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो व्हेन यू गोइंग टू ड्रॉ द कंप्लीट स्ट्रक्चर, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर ये बनेगा, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस OH के पास वाले कार्बन का एक H और ये वाला H। तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम ये वाला वाटर निकाल दें, और दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम ये वाला वाटर निकाल दें। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास डबल बॉन्ड की पोजीशन या कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में होगी या 2 और 3 के बीच में होगी, ठीक है। सो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज दैट वी हैव। हमारा अगला क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो ये क्या क्वेश्चन है, इथाइल प्रोपानोएट इज अ कलरलेस कंपाउंड विद अ पाइनएप्पल लाइक स्मेल, इट इज प्रेजेंट नेचुरली इन सम फ्रूट्स सच एज कीवीज एंड स्ट्रॉबेरीज, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइल प्रोपानोएट इज गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे इथाइल पोर्शन कौन सा है, ये वाला, और ये 1 2 3 कार्बन वाला, राइट, प्रोपानोएट। सो दिस इज इथाइल प्रोपानोएट, दिस इज एन एस्टर। Write the name of the carboxylic acid and the alcohol from which this compound is formed. Apart from mixing the carboxylic acid and the alcohol, what should be done to form this compound? तो ये आपका क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब एस्टर की फॉर्मेशन का रिएक्शन। एस्टर की फॉर्मेशन में आपको क्या चाहिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, एक अल्कोहल चाहिए। इन दोनों को हम मिला के हीट करेंगे और साथ में एक थोड़ा सा एसिड डालेंगे विच विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बट हम पहले फोकस करते हैं पार्ट 1 के लिए आपको क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपके पास अल्कोहल है, इसमें से आपको एस्टर बनाना है और वाटर बनाना है। तो वाटर इसमें से आपको निकालना है, या वाटर फॉर्मिंग पोर्शन क्या है वो देखो। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में से RCOOH, इसका OH और अल्कोहल का H, ये मिलके आपको वाटर देंगे, और फिर उसके बाद RCO एसिड से और OR बचा हुआ अल्कोहल में से ये ज्वाइन करके एस्टर को फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ एन एस्टर इज फॉर्म्ड। अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। सो हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछता था कि हमारे पास इथाइल प्रोपानोएट है, इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड का पोर्शन कौन सा है और अल्कोहल का पोर्शन कौन सा है। सो अब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का पोर्शन कौन सा है, ये वाला, और अल्कोहल का पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो आप इस C डबल बॉन्ड O तक ऐसे ही रखोगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इसके पीछे एक OH लगा दोगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, और अल्कोहल क्या बनाएगा, CH3 CH2O, आपके एस्टर में से हिस्सा लिया और इसके पीछे एक H लगा दोगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपके पास प्रोपानोइक एसिड बनेगा और आपके पास इथानोल बनेगा, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको वहां पे कोई भी एस्टर दिया जा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से हिस्से से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है और कौन से हिस्से से आपको अल्कोहल बनाना है, या आपने कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कौन सा अल्कोहल लिया और उससे कौन सा एस्टर बनेगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट था, अपार्ट फ्रॉम मिक्सिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल व्हाट शुड बी डन। नंबर वन, वी हैव टू ऐड एन एसिड कैटलिस्ट एंड नंबर टू, वी हैव टू हीट द रिएक्शन मिक्सचर, जो मैंने आपको ऑलरेडी एरो पे दिखाया था। द डेल्टा साइन was standing for heating of the mixture and H positive was the acid catalyst. ठीक है, all right. अब हमारा next question, an alkane has 11 carbon atoms arranged within the ring structure as below. What is the molecular formula of the alkane? अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके पास 11 कार्बन है, आप सबके इसके पर हाइड्रोजन्स को कंप्लीट करोगे और फिर अपना स्ट्रक्चर लिखोगे? नहीं, उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमको इसका आंसर जल्दी से लिखना है सो दैट ये हमारा पेपर भी टाइम पे कंप्लीट हो। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि एक रिंग के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, तो आप उसको क्या करोगे, 1 2 3, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एल्केन है तो CnH2n+2, सो दिस विल बी C3H8। ठीक है, अब यहां पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहां पे 3 हाइड्रोजन होंगे और यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे। अब यही मुझको इसका एक रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखो क्या होगा। इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने कार्बन लिया, ठीक है, तो पहले ये वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, इस वाले के पास 3 हाइड्रोजन थे। जब आपने इनको तोड़ा तो ऑब्वियसली इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ये वाला CH2, तो ये क्या बनेगा, C3H6। C3H6 is the general formula for a cycloalkane। अब साइक्लोएल्केन और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है। ये भी एक चीज है जो आप याद रख सकते हो कि या तो आप एक रिंग बना दो, या आपके पास अगर यही हो और मैं आपको पूछूं कि इसका एक और आइसोमर बताओ, तो आप एक डबल बॉन्ड वाला भी बना सकते हो, दैट विल ऑल्सो बी C3H6। दिस इज अनदर पार्ट जो कि आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपके पास 11 कार्बन वाली चेन है और उसके अंदर आपके पास 2 रिंग्स भी हैं। ठीक है, तो जब आपके पास 2 रिंग्स हैं तो आपको अगर 11 कार्बन वाला होता तो C11H22+2 24 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें 2 रिंग है तो 2 रिंग्स के लिए 2 हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन आपको इसमें से कम करने पड़ेंगे, दिस विल बी इट। ठीक है, या 2 रिंग है तो 2 रिंग मतलब कि दिस विल बी इक्विवेलेंट टू अ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो आप सिंपली इसको C11H20 लिख सकते हो। अब ये अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक रिंग मतलब एक डबल बॉन्ड के बराबर, 2 रिंग मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर, तो उस तरीके से आप अपना फॉर्मूला फटाफट लिख सकते हो, रादर देन कि आप सारे के सारे कार्बन्स के हाइड्रोजन्स को काउंट करके लिखें और फिर उसको अपना फॉर्मूला लिखें। So the correct answer is going to be C11H22। I hope this is clear to all कि इसको आपको कैसे attempt करना है। Next question, Mansi wrote the names of 4 compounds as the first members of their respective homologous series. Methanol, methanol, methanone, methanoic acid. Which name has she written incorrectly? Justify your answer. What name should she have written instead? ठीक है, तो पहले अगेन आपको पता होना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं, जिनके अंदर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, सेम फैमिली को बिलोंग करेंगे उनके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है कि आपको मालूम होना चाहिए होमोलोगस सीरीज के बारे में।
ठीक है। होमोलोगस सीरीज के अंदर फीचर्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, दो एडजेसेंट मेंबर्स एक CH2 से डिफर करेंगे, उनके मॉलिक्यूलर वेट में 14 U का डिफरेंस होगा। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले आपके पास क्या है? मीथानोल। मीथानोल मतलब कि आप क्या बनाओगे? एक कार्बन वाला एल्कोहल, CH3OH। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। मीथानल, मीथानल बनाना होगा तो आपके पास एक कार्बन का फंक्शनल ग्रुप CHO और आपने एक हाइड्रोजन लगा दिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दीज आर द फर्स्ट मेंबर्स। मीथानोन, मीथानोन अगर आपको एक कीटोन बनाना है तो कीटोन बनाने के लिए आपके फंक्शनल ग्रुप इस कार्बोनिल के साथ में एडजेसेंट साइड्स पे एटलीस्ट एक एक कार्बन होना जरूरी है, तभी आपके पास एक कीटोन बनेगा। ठीक है, तो कीटोन बनाने के लिए आपके पास कम से कम 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए। सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज विल बी प्रोपानोन। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, मीथानोन। मीथानोइक एसिड अगेन COOH, सो दिस विल बी ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो मीथानोल एक कार्बन वाला एल्कोहल सही है, मीथानल एक कार्बन वाला एल्डिहाइड सही है, मीथानोइक एसिड एक कार्बन वाला एसिड सही है। बट अगर आपको एक कीटोन बनाना है तो उसके लिए आपको 3 कार्बन होने जरूरी हैं, सो दैट विल बी अ प्रोपानोल। So methanone is wrong. The smallest cation having 3 carbon atoms, or there is no compound named as methanone. What will be required will be a propanone. ठीक है, I hope this is clear. So next, organic compounds belonging to different homologous series can be isomers. For example, propanol and propanone are isomers. Can an alkane and alcohol be isomers? Why not? ठीक है, तो प्रोपानल और प्रोपानोन में क्या फर्क होता है? सिर्फ यही फर्क होता है कि एल्डिहाइड के लिए आपका जो C डबल बॉन्ड O है दैट इज ऑन द टर्मिनल पोजीशन, मतलब अखीर या पहले वाला, स्टार्ट ऑफ द चेन या एंड ऑफ द चेन, आप जहां से भी उसको काउंट करेंगे ऑब्वियसली, बट आपको ये यहाँ पे डालना है। ठीक है, तब आपके पास एक एल्डिहाइड का ग्रुप आएगा, और कीटोन के ग्रुप के लिए आपको इसी कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को सेंटर में रखना है, मतलब कि टर्मिनल पोजीशन पे वो नहीं होना चाहिए, बट अदरवाइज उनका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आइसोमर्स होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ पोजीशन ऑफ द C डबल बॉन्ड O इज गोइंग टू बी डिफरेंट। अब एल्केन एंड एल्कोहल आइसोमर्स नहीं हो सकते, क्योंकि एल्केन के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जबकि एल्कोहल के अंदर एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, तो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, so no, they cannot be isomers. Alkanes have only carbon and hydrogen atoms, while alcohols have oxygen atoms too. So this is how you will be writing the answer. Next question, homemade vinegar is produced from wine. The wine is taken in a clean glass jar and shaken well to aerate it. ठीक है, aerated मतलब ऑक्सीजन दे रहे हो आप उसको. Some water is added to the jar and it is then kept undisturbed in a dark place at room temperature to go undergo fermentation. After 3 to 4 weeks, the vinegar would be ready to use. Name the functional group of the main organic compound present in wine and vinegar. ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द एटम्स गेटिंग एडेड और रिमूव्ड व्हेन वाइन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू विनेगर, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैज हैपेंड। और लास्ट पार्ट, नेम एनी केमिकल रिएजेंट दैट यू वुड यूज फॉर द सेम रिएक्शन इफ इट इज कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी। तो पहली चीज, वाइन इज, किसी भी एल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होती हैं उनका जो मेन की इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है? इथानॉल। ठीक है, सो हमारे पास पहला फंक्शनल ग्रुप क्या होगा फॉर द वाइन? इट इज गोइंग टू बी OH, एल्कोहल होना चाहिए। विनेगर is going to be 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, तो इसका मतलब है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, सो दैट विल बी COOH। ठीक है, बेस्ड अपॉन द एटम्स गेटिंग एडेड, तो अब यहां से देखो कि पहले आपके पास OH था,
ठीक है, अगर मैं इसको लिखूंगी तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर आप एक एल्कोहल को एक एसिड में कन्वर्ट कर रहे थे तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन थी ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, कार्बन के एटम्स का नंबर सेम था, हमने पहले क्वेश्चन में किया हुआ है ऑलरेडी। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास C2H5OH है तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनता है, CH3COOH। तो कार्बन के एटम्स का नंबर सेम रहेगा। अगर ऑक्सीजन के एटम का देखोगे तो पहले एक ऑक्सीजन का एटम था, बाद में 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए। हाइड्रोजन का नंबर देखोगे तो पहले 6 थे, बाद में 4 हो गए। तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। ऑक्सीजन के एडिशन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, हाइड्रोजन के रिमूवल को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसी को अगर आपको लेबोरेटरी में करना होगा तो क्या चाहिए, आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब आप अगर देखना चाहो कि आपको अपना आंसर कैसे लिखना है तो वाइन के अंदर द फंक्शनल ग्रुप दैट वी हैव इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इट इज एन एल्कोहल और इट इज अ OH। ठीक है, तो आप इनमें से तीनों में से कुछ भी लिख रहे हो या सब कुछ लिख दो तो बहुत ही अच्छी बात है। विनेगर के अंदर फंक्शनल ग्रुप इज अ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप या इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड और इट इज अ COOH। आपने इसमें से कुछ भी एक भी लिखा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा रिएक्शन है, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पे हम लेबोरेटरी में अगर इसको करना है तो आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो इसका आपको अगेन 1 नंबर मिलेगा फॉर राइटिंग डाउन आइदर ऑफ द टू। अगला क्वेश्चन, पॉलिथीन इज अ प्लास्टिक मेड फ्रॉम इथीन CH2CH2 when ethene is subjected to high pressure and moderately high temperatures ethene molecules react with each other to form large molecules hundreds of times bigger forming the plastic. Which property of carbon atoms is instrumental in the formation of polythene? ओके, सो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 था। ठीक है, हम इस बॉन्ड को यहां से तोड़ेंगे और ये इस तरीके से यहां पे और कार्बन ऐड होते जाएंगे और इस तरीके से एक इथीन के मॉलिक्यूल, बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन चेन्स एंड दिस विल बी कॉल्ड एज पॉलीथीन। तो कार्बन की लॉन्ग चेन बनना, what is that property called? That is called as catenation, the ability of carbon atoms to link with each other to form long chains. So this is how polythene is being formed from ethene. The next question, and this is the last question for the day. Study the following information given and answer the questions that follow. Ethanol is a renewable biofuel because it is made from biomass. Ethanol is a clear, colorless alcohol made from a variety of biomass materials. Ethanol producers mostly use food grains and crops with high starch and sugar content as corn, sorghum, barley, sugarcane, and sugar beets. The most common ethanol production processes today use yeast to ferment the starch and sugars in corn, sugarcane, sugar beets. What is the chemical formula of ethanol? I hope आप सब लोगों को अच्छे से पता लग गया इथानोल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH. What other compound is obtained as a byproduct when ethanol is obtained from the sugar? That is carbon dioxide. ठीक है, what would be the products formed when ethanol undergoes complete combustion? complete combustion में अगर आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हमेशा कंप्लीट कंबस्टन पे जो प्रोडक्ट बनेगा, हम लोग पहले भी इसको कर चुके हैं, दैट इज गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट? सपोर्ट योर आंसर विद अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. So this is ethanol, CH3CH2OH और सिंपली आप लिख सकते हो C2H5OH. फिर उसके साथ कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना. कार्बन डाइऑक्साइड
So what would be formed when ethanol undergoes complete combustion? It is going to be carbon dioxide and water. तो अगर आपको रिएक्शन लिखना है तो C2H5OH plus 3O2 will give you 2 carbon dioxide plus 3 water. So ये आपका complete reaction है, ठीक है. सो यहाँ पे आप हमेशा ये इंपॉर्टेंटली याद रखना कि जब भी आपके पास एक शुगर हो उसका फर्मेंटेशन होगा इन अ यीस्ट सेल. So what you will be getting is ethanol plus you will be getting carbon dioxide. ठीक है. So this is the chapter carbon and its compounds from the practice questions issued by the NCERT. सो आई होप यू रियली इंजॉयड. आप लोगों ने बहुत सारी आज लर्निंग की, बहुत अच्छे से आपका चैप्टर रिवाइज हो गया. सो लक्ष्य इज गोइंग टू बी ऑलवेज विद यू फॉर योर बेस्ट पॉसिबल 10th बोर्ड प्रेपरेशन. तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, क्योंकि हम ऐसे वाले बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए लेके आने वाले हैं आपके बोर्ड्स की प्रेपरेशन के लिए. आपके 100% मार्क्स आए बोर्ड्स में. सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट and I hope you are going to look forward for the next lecture. Bye for now.